अब इसका जो टॉपिक है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, यानी ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है जो हमने, यानी कि ये जो क्या कहते हैं उसे, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन, इस कोर्स का, बल्कि इस कोर्स का मेन पार्ट यही है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस नाम है। तो इसमें जो मेन पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो आप कन्वर्ट करते, वो आप पढ़ते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो यही मेन पोर्शन है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें भी हैं थोड़ी सी, लेकिन जो मेन डोमेन है वो यही है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो, और स्पेशली अगर हम जो है वो कन्फाइंड हो जाएं अपनी टेक्स्ट बुक तक, तो हमारे पास जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए चीज़ें आती हैं उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल हम पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, दूसरी चीज होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जी हाँ। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये दो मेन थीम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम दरअसल क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन जो हमारे पास है, उस पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल या उनकी जो एस्टिमेशन है उसके लिए एक इंटरवल होता है, वो हम पढ़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन मीन हम पढ़ेंगे, वन पॉपुलेशन मीन, एंड confidence interval for two population, two population mean। ठीक, इसके अलावा मीन के अलावा हम पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी स्टैंडर्ड। सर। जी सर हम लोग आपको ऑडिटोरियम में वेट कर रहे हैं। तो मैंने तो आपको बताया था, वो ग्रुप पे लिख दिया था कि क्लास जो है वो कंप्लीटली ऑनलाइन हो जाएगी। ये वन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी तरह से टू पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास जो होती है कि वन पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टू पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके अलावा भी और इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं जिसे हम जो है वन और टू पॉपुलेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है, सिर्फ अभी नोट कर लें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन।
आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये भी हम यहाँ पर जो है वो उसको यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम जो पोर्शन पढ़ेंगे वो ये वाला है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन मीन, और ये जो है चैप्टर है चैप्टर 8। ये और बुक अपलोड कर बुक अपलोड हो जाएगी, चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 में हमारे पास है, इस चैप्टर का नाम वही है जो रेड से मैंने अंडरलाइन किया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन मीन? इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हम जो है वो मजीद देख लेते हैं। वो ये कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है। पॉइंट एस्टिमेशन से भी पहले अगर हम एस्टिमेशन समझ लें तो वो क्या चीज़ होती है। तो एस्टिमेशन तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एस्टिमेशन क्या है, किसी चीज़ को एस्टिमेट करना है, यानी कि एक्चुअल हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम उसको जो है एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कितनी होगी। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं यानी एस्टिमेट करते हैं, तो एस्टिमेट हमेशा एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती। आपको पता है कि एस्टिमेशन में हमेशा जो है एरर की गुंजाइश होती है और हमेशा रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि जो आपकी क्लास है, इस क्लास में एक एवरेज एज क्या होगी, तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होगा। तो अगर 2-4 की एवरेज एज आपको 2-4 की एज पता चल जाए तो आप उससे उनका मीन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एक एस्टिमेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 स्टूडेंट क्लास के पता चल गए, उनकी एज पता चल गई, और आपने कहा उन 5 स्टूडेंट्स की एज का जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 19.5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 19.5 ईयर्स आ रहा है। 5 या 6 स्टूडेंट्स आपने देख लिए, तो आपने पूरी क्लास में जो 135 स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं देखे, उसमें से सिर्फ 5 ही देखे। तो वैसे तो ये जो है वो इसके ऊपर जो साइंटिफिकली इस तरह से हम नहीं कर सकते कि 5 के ऊपर जो है वो बता दें कि क्लास की हाइट, एवरेज हाइट क्या होगी या मीन हाइट क्या होगी, नहीं बता सकते। लेकिन सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है जब हम वर्ड एस्टिमेशन कहते हैं। तो फिर जब आपने 5, यानी कि आप खुद जैसे सोचते हैं, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास की एवरेज एज जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स की। मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी एज मुझे पता चल जाती है और फिर उनका मीन 19.5 ईयर्स आता है। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि ये जो क्लास है इसमें जो एवरेज एज हो वो 19 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के दरमियान हो सकती हो। तो ये जो मेरे पास है, ये जो मैं सोच रहा हूँ इस तरह से कि 19 ईयर्स है, ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि एस्टिमेशन क्या है। तो ये जो 19 से लेके 20 ईयर्स तक जो है वो मेरे जहन में ये फिगर आई, इसको हम कहेंगे एस्टिमेशन। और क्योंकि किसी एक वैल्यू के लिए है तो इस चीज को हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, तो इस वक्त हम जो पॉइंट एस्टिमेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे? सर मीन के सर लिए। ये ठीक, पॉइंट के लिए तो नहीं होगी ना, हम एग्जांपल 3-4 लोगों ने हाउ इज पॉसिबल कि एक पॉइंट पे आपकी आवाज नहीं आ रही समझ में, दोबारा सर प्लीज यू आर बोल। सेइंग, सर यू आर सेइंग कि दिस इज फॉर वन फॉर वन वैल्यू, तो हाउ आपके पास से शोर, प्लीज शोर बहुत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या किसी और को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज जो है वो और इसको एक्सप्लेन कर दें। शोर बहुत है ये इसमें, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। सर सर पूछ रहे हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन अगर एक चीज के लिए तो वहाँ एस्टिमेशन की जरूरत ही क्या है सिर्फ एक चीज के लिए? अच्छा चले ठीक है, मैं समझ गया ये पूछना चाह रहा है। देखिए
एक चीज की एस्टिमेशन जो है वही तो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, मीन एज चाहिए क्लास की, तो मीन एज क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की एज मालूम किए बगैर एग्जैक्ट आप मालूम कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। सारे स्टूडेंट्स की जब तक एज नहीं पता चलेगी आप उसका मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन, वो जो पॉपुलेशन है वो मीन म्यू है, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये आपको, ये एक पॉइंट है ना, एक सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू होने की वजह से इसे पॉइंट कह रहे हैं। अब ये जो एक वैल्यू है, ये वैल्यू आपको अगर किसी सैंपल के थ्रू मिल जाए, तो सैंपल के थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, सैंपल के थ्रू आप एस्टिमेट करेंगे किसी कोई एक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल लिया और वो सैंपल है फॉर एग्जांपल 35 स्टूडेंट्स का। अब हम थोड़ा सा इसको वैसे देखते हैं, जैसे मतलब टेक्निकली हम देख रहे हैं। तो 35, क्योंकि 30 से बड़ा एक साइज हो गया, लार्ज साइज हो गया, तो 35 स्टूडेंट्स की एज का सैंपल निकाला, वो एक्स बार हो गया। वो आपके पास मीन आ गया एक सैंपल का, तो सैंपल मीन आ गया। लेकिन ये तो सैंपल मीन है ना, हमने जो इस क्लास स्टार्ट की थी, आज की नहीं, जो पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि एक्स बार जो है और म्यू ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है। एक्स बार का मीन जो होता है, यानी जितनी भी एक्स बार हो उनका मीन म्यू होता है, लेकिन एक्स बार और म्यू दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी और उसमें देखा था कि म्यू और एक्स बार दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बार म्यू के इक्वल नहीं है, तो फिर आपको उस पॉइंट को एस्टिमेट करना होगा। आप ये कह देंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ही सोचा कि वो 19.5 स्टूडेंट की है, तो हो सकता है कि पूरी क्लास में कुछ इससे ज्यादा हो, कुछ इससे कम हो। तो इस तरह से 19 to 20 ईयर्स जो है ये एवरेज एज हो जाएगी। तो जो भी एक्स बार आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो मीन होगा वो हो सकता है कि एक्स बार के आसपास कहीं पर जो है वो लाई कर रहा होगा। तो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो लिहाजा हम उसमें एक रेंज बताएंगे कि वो मीन यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल जो है वो लाई कर रहा है। जैसे 19.0 से 20.0 तक फॉर एग्जांपल लाई कर रहा है, इसमें किसके बीच में कहीं पर हो सकता है। जी भाई, अब ये बात क्लियर हुई जो पूछना चाह रहे थे कि एक पॉइंट की एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसके अलावा और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से अगर नहीं समझ में आए तो फिर जो है वो दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी चीज। अब ये पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो की जाती है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेटर क्या चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको जो है वो पहले वाली जो सेकंड लास्ट क्लास थी, यानी कि लास्ट क्लास से पहले वाली जो क्लास थी उसमें बताई थी कि अगर जो है मीन ये पॉपुलेशन का मीन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये है पैरामीटर, ठीक है। और अगर मीन जो है वो सैंपल का मीन है और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर मीन सैंपल का मीन है तो इसे हम कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स है। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स बार से। तो एक्स बार जो कि सैंपल मीन है उससे एस्टिमेट करेंगे हम म्यू जो कि पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। तो हमारे पास जो, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। तो एक्स बार जो होगा ये एस्टिमेटर कहलाएगा और जो पॉपुलेशन मीन है जिसको हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास जो है वो एस्टिमेट आ जाएगी। अब ये पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है इसको देख लीजिए। ये पॉइंट एस्टिमेट
of a parameter is the value of a statistics ये मैंने इसीलिए जो है ये वर्ड जो है ये पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स ये पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए, पहले भी किए थे इससे पहले की क्लासों में। ये अभी फिर बता दी कि जब हम पैरामीटर का वर्ड यूज करें तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यूज करें तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए। सो ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ ए पैरामीटर is the value of a statistic used to estimate the parameter। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ये बस ये कि कंसाइज डेफिनेशन की सूरत में यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये इन जनरल कह रहे हैं। अब इसमें देखें दो चीजें हो सकती हैं कि ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ ए पैरामीटर, पैरामीटर हमारे पास म्यू है यानी पॉपुलेशन का मीन म्यू, तो इज द वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो हमारे पास एक्स बार होगा यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है एक्स बार, इसको हम यूज करेंगे पैरामीटर म्यू को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज द वैल्यू, तो ये एक्स बार जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। यानी कि जो सैंपल मीन है वो मीन के लिए पैरामीटर कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का सिग्मा है तो वो सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये कहलाएगा पैरामीटर। इसी तरीके से अगर सैंपल हमारे पास है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस है तो ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक को यूज करके हम पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब है किसी एक वैल्यू, यानी कि एक है ना म्यू, पॉपुलेशन का तो जाहिर है एक ही मीन होगा, उस एक मीन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इस वजह से इसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बल्कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या कहते हैं उसे, उसमें होंगी, रेंज ऑफ वैल्यूज में होंगी, जैसे ऐसे कोई रेंज आप बता देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट एस्टिमेटर है, इस पॉइंट एस्टिमेटर को यानी कि जो पॉइंट एस्टिमेटर जो कि स्टैटिस्टिक्स है, इसको हमेशा अनबाइज्ड एस्टिमेटर होना चाहिए। ठीक है, ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर होती है। कैसे पता चलता है कि एस्टिमेटर अनबाइज्ड है? अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर, तो अगर ये उस वक्त होता है कि जब म्यू एक्स बार अगर बराबर हो जाए म्यू के, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पैरामीटर जो है अनबाइज्ड है। तो हमने देखा था क्या कहते हैं उसे, इसमें इसी तरह से हो रहा था जो हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये होता है कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनका मीन जो होता है वो पैरामीटर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ही आ जाता है। ठीक, अब ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट एस्टिमेटर की। तो पॉइंट एस्टिमेटर जैसे एक रफली, जैसे कि आपको ये बताया था, अब जैसे एक कोई जो है वो डेटा ले लेते हैं और उस डेटा जो है उसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा का एक्स बार हमारे पास है, यानी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं
अब उस डेटा के लिए एक्स बार, यानी कुछ चीजें हम जाहिर है कि सारी कैलकुलेशन जो है वो हम कर नहीं सकते, तो कुछ चीजें समझ लें कि हमारे पास गिवन होगी, या तो हमारे पास डेटा दिया होगा और उस डेटा का हम एक्स बार निकाल लेंगे, या फिर जो है वो हमें क्या करना होगा कि जो है हमें एक्स बार जो है ये डायरेक्टली जो है वो दे दें। ठीक है, तो हमारे पास एक सैंपल है जिसका साइज है 36। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, ऐसी अभी सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये मतलब ये कि एक्चुअल हम चाह क्या रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि क्लियर हो गया हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है वो फर्दर और इस एग्जाम्पल के बाद क्लियर हो जाएगा। n की वैल्यू 36 है, सिग्मा हमारे पास है यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 72 है। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो एस्टिमेटर एक्स बार है ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, और जी 7.2 है या 72 है? 7.2 लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट जरा डार्क करके लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है 7.2 लिखा हुआ है मैंने, इसको सही कर दो 7.2। तो ये हमारे पास जो है 7.2 है। एक्स बार हमें दिया हुआ है, सर n तो नंबर ऑफ वैल्यूज होगा ना? जी एन नंबर और नहीं, सैंपल साइज होता है। एन जो होता है वो सैंपल का साइज होगा। ओके, ठीक है, but the number of values within that sample, नंबर ऑफ आपने क्या क्या है दोबारा बोलिएगा। number of values within that sample. नंबर ऑफ वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज? सर लाइक 36 मतलब डेटा पॉइंट्स होंगे या वो जो डेटा पॉइंट्स सैंपल के अंदर डेटा पॉइंट्स होंगे तो फिर वो स्मॉल ओके एन ओके होगा। ठीक है, कहीं ओके वैसे डेटा पॉइंट्स है तो 36 की पॉपुलेशन भी तो हो सकती है, फिर वो स्मॉल एन नहीं राइट होगा। ठीक है, राइट और ओके ठीक है, तो इस तरह से है। तो n जो है वो 36 है, सिग्मा जो है 7.2 है, यानी ये हमारे पास वेरिएबल है। अब x बार जो है, सबसे पहले तो आप ये बताएं, चले मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, क्वेश्चन तो करा रहा हूं लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे क्या बता सकते हैं कि अगर n जो है यानी सैंपल हमारा 36 का है और सिग्मा 7.2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो एक्स बार है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नहीं होगी? तो नॉर्मल होगी। होगी सर। रीजन क्या नॉर्मल है, होगी, रीजन क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? ग्रेटर देन 30। CLT अप्लाई, जी, तो सेंट्रल लिमिट थी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर हमारे पास रिगार्डलेस ऑफ डेटा कि वो किस तरह का है, लेकिन अगर हमारे पास जो सैंपल है वो 30 या 30 से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में जो सैंपल मीन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी बाय CLT। ठीक है ना, ये हमने कल ही जो है कल की क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये हमें पता है, छोटी वैल्यूज में भी इसी तरह से होता है। तो लेकिन हमें ना म्यू एक्स बार पता है, ना हमें जो है वो म्यू पता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा हमें एक सैंपल दिया हुआ है और वो जो सैंपल है उस सैंपल का जो है वो मीन हमारे पास मौजूद है, यानी या तो सैंपल के 36 वैल्यूज दे देंगे, तो 36 वैल्यूज देने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि माइक अपना बंद कर दिया करें, मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ इनका माइक। तो
या तो सैंपल पॉइंट्स हमें देंगे, या फिर जो है वो हमें सैंपल पॉइंट्स नहीं देंगे और एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें जो है वो बता देंगे कि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, उसका मतलब है कि एक्स बार की वैल्यू एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, जो मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूँ 63.68, ठीक है। इनकी यूनिट्स क्या है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको अभी आप रहने दीजिए, लेकिन ये हमारे पास है, ठीक है। हम अगर जो है वो सिग्मा एक्स बार निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन से, ठीक है। तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा, 7.2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 7.2 ये 6 हो जाएगा, 7.2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 कैलकुलेट 1.2, तो ये 1.2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, और हमें पता है कि ये एक्स बार का जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन तो पता है, लेकिन जो पॉपुलेशन का मीन है ये हमारे लिए अननोन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अननोन चीज को मालूम कर रहे हैं, तो ये इसकी पॉइंट एस्टिमेशन कहलाएगी, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता, हम इसको नहीं जानते। एग्जैक्ट अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होता, सारी वैल्यूज होती पूरी पॉपुलेशन की, तो हम एग्जैक्टली मालूम कर लेते हैं कि म्यू क्या है, लेकिन इस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स बार की बेसिस पे, ये जो हमारे पास एक्स बार है, इसकी बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे म्यू के पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो है सैम्पलिंग एरर की गुंजाइश होती है। तो इस वजह से एक एग्जैक्ट वैल्यू के बजाय हम यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो देखते हैं। तो अब आपको याद होगा कि आपने एक जो है रूल पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स बार, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। तो एक रूल पढ़ा था जो कि कहलाता है 68.26 डैश 95.44 डैश 99.74 रूल। याद है आपको, ऐसे कोई रूल पढ़ा था आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी होगी तो एक ये रूल पढ़ा था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, चलें अगर ये नहीं भी पढ़ा था तो कोई मसला नहीं है, ये अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो वो ये मत समझे कि ये क्वेश्चन उसकी समझ में नहीं आएगा। मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपकी समझ में आ जाए। तो 68.26 ये एक परसेंटेज है, ठीक है, और ये परसेंटेज जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस बता रही होती है। हम ये कहते हैं कि जो अगर कोई वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसी सूरत में जो ऐसी सूरत में जो भी डेटा होता है वो होता है विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये रूल ये कहता है कि जो 95.44% जो डेटा है वो होता है विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके अलावा जो 99.74% डेटा जो होता है वो होता है विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा होगा, यानी विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि प्लस माइनस सिग्मा। विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है प्लस माइनस 2 सिग्मा, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब प्लस माइनस 3 सिग्मा। किसके? एक्स बार के, या अगर आप म्यू कह ले चलें।
यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो मीन होगा, मीन तो अगर पॉपुलेशन का मीन म्यू है तो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान 68.26 डेटा कवर हो जाएगा, यानी बहुत सारा मोस्टली डेटा कवर हो जाएगा। और म्यू माइनस 2 सिग्मा, रेंज बढ़ा दी तो ज्यादा डेटा आएगा, जाहिर है। म्यू माइनस सिग्मा छोटी वैल्यू होगी और म्यू प्लस 2 सिग्मा इससे बड़ी वैल्यू होगी, तो आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर रेंज बढ़ा दी तो 95.44% डेटा आ जाएगा। और इसी तरह से म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक इतना डेटा 99.474, यानी ऑलमोस्ट सारा डेटा आ जाता है। यही वजह है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो कर्व होता है वो एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। ये अगर आपके पास मीन है तो ये देखें, ये विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये मैंने कल भी इस तरह की डायग्राम, ये विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया और ये विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ठीक है जी। सही चेबीशेव रूल जो हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। जी जी सर ये जो 68.26 और ये जो परसेंटेजेस आपने बताए हैं, ये मतलब एटलीस्ट 95.44 है या फिर ये एक्यूरेट है, बिल्कुल इतना ही डेटा आएगा, इससे ज्यादा कम भी नहीं हो सकता? नहीं, ये तो क्या कहते हैं उसे, वैसे बहरहाल एग्जैक्ट बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि जो प्रोसीजर है जो इसमें यूज किया गया है वो एग्जैक्ट प्रोसीजर यूज किए गए हैं, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन वर्ड हम यहाँ पर जो है सेफ साइड के लिए अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात हमें पता है, और हमें कैसे पता चला, सैंपल साइज से पता चला, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें जो है ये बात पता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो 1.2 है, 7.2 नहीं है, ये बात जहन में रहे आपके, ठीक है। जो इस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार की, तो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है सिग्मा एक्स बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि अगर एक्स बार माइनस सिग्मा एक्स बार टू एक्स बार प्लस सिग्मा एक्स बार कहेंगे, तो हमारी एस्टिमेशन क्या होगी, हमारी एस्टिमेशन ये होगी कि 63.68 माइनस 1.2 टू 63.68 प्लस 1.2, ये जरा वैल्यूज बता देंगे कोई क्या होगी? ये यहीं लिख देता हूं, इसमें से 1.2 माइनस करें तो ये हो जाएगा 62.48 टू 1.2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 64 पॉइंट और ये 88, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे, देखिए अब ये हमने क्या किया, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई हमने कहा कि वो जो पॉपुलेशन का मीन है जो कि हमें नहीं पता, हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हमने कहा कि यहाँ पर हम 68.26% कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज कर दी नैरो। ये एक्चुअली ये चीज जो है ये आपके जहन में खुद ब खुद जो है वो जहन में ये आ जानी चाहिए कि जो है वो 68.26% जो है वो अगर हम कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारे पास जो है हमारा जो मीन है पॉपुलेशन का वो इस रेंज में होगा। अब जब हम रेंज बढ़ाएंगे तो हमारा रेंज बढ़ाने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, मैं आपको ये लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। आजकल वो एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से हो रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि जो है अगले 2 दिन में बारिश जो है वो होगी, और फिर मैं कहता हूँ कि कल जरूर बारिश होगी,
और फिर कहता हूँ अगले 10 दिन में बारिश होगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ अगले 10 दिन में बारिश होगी तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा ना। यहाँ मैंने रेंज बढ़ा दी है तो मतलब मैं ज्यादा श्योर हूँगा कि वो चीज जो है वो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो बिल्कुल वहाँ ये, लेकिन बहरहाल हम इसको में रूल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकें। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ये इनसाइट डेवलप हो जाए, आपके जहन में आ जाए कि ये हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो एक्स बार माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा एक्स बार टू एक्स बार प्लस 2 सिग्मा एक्स बार, इस तरह तो बहरहाल हम करते भी नहीं है। ये सिर्फ पहली एग्जाम्पल है तो आपको इस तरह से कर रहे हैं। हम बाकायदा कॉन्फिडेंस इंटरवल और बाकायदा जो इसका जो मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को यूज करके करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये इस वजह से इस तरह से करा रहा हूँ ताकि आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ये जो एस्टिमेशन है इसका आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज है, ये मतलब इसमें रेंज आती है तो क्यों इस तरह से रेंज आती है। तो ये 63.68 माइनस 2 टाइम्स 1.2 टू 63.68 प्लस 2 टाइम्स 1.2, तो जो है ये 2 मल्टीप्लाई 1.2 हो जाएगा 2.4। 63.68 में से 2.4 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60.88 60.88 टू इसमें ये 2.4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो 8, ये 0 हो जाएगा और 5 तो नहीं 0 नहीं होगा। कितना हो जाएगा इसमें 61 जी? सर पहला वाला 61.28 आएगा 61.28 61.28 28 एक मिनट 61.28 अच्छा, दरअसल मैं कर ये रहा था कि बुक से जो है वो देख रहा था लेकिन मैंने तो एग्जांपल डिफरेंट कर दी उससे थोड़ी सी, अब वो वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी। तो चलें 60 पॉइंट कितना बताया आपने 61.28 उसमें वैल्यू थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी, मतलब चेंज हो गई की नहीं थी, मतलब ये कि कॉपी करते हुए गलती हो गई। एनीवे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। और ये वाली बताइए कितनी होगी ये 66.08 66.08 और यहाँ पे हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, हम ये कहेंगे कि हम 95.44% कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है चीज डेवलप होगी। देखिए सर ये कॉन्फिडेंस कैसे डिटरमिन होगा? हम बाकायदा टेक्निकली करेंगे ना कि कैसे डिटरमिन कर रहे हैं। ये तो आपने ये जो रूल पढ़ा था वो ये रूल ये बताता है ना कि जो है वो 68.26% सारा डेटा जो है वो इसी रेंज में होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तकरीबन 68.26% यानी जो वैल्यूज हैं वो तो इसी रेंज में होंगी, तो प्रोबेबिलिटी तो यही होगी ना भाई 0.6826। इसी तरीके से अगर जो है वो हम रेंज ले रहे हैं 61.28 यानी कि ये रेंज ले रहे हैं ये वाली, तो इसमें 95.44% सारी वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्हीं में से कहीं से होगा, पॉपुलेशन मीन इतने ज्यादा दूर तो नहीं हो सकता। तो हम इसका मतलब है 95.44% कॉन्फिडेंट होंगे कि 61.28 से 66.08 के दरमियान हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो लाई कर रहा है। और फिर उसके बाद जी सर हमने दूसरा भी इस तरह का एक रूल पढ़ा था, एम्पेरिकल रूल। मुझे क्वेश्चन ये है कि हम एक सिचुएशन देखकर दोनों रूल्स को अप्लाई करते थे, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे वो एम्पेरिकल रूल क्यों नहीं हमने अप्लाई किया? हम यहाँ पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। नहीं देखिए दूसरी जो वैल्यूज हैं हम एग्जैक्ट वैल्यूज के जरिए भी कर सकते हैं, उसमें अल्फा की वैल्यू निकाल के जो है वो हम कर सकते हैं और हमें बहुत सारी और ज़्यादा जो है वो मतलब ये कि जो मतलब ये कि और ज़्यादा अच्छा टेक्निकल मेथड जो होगा वो होगा और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर। अभी तो सिर्फ मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ
कि एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ जब आप रेंज बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ाने से जो मीन है, जो पॉपुलेशन का मीन है, उसके इस रेंज में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली बस ये सिखाना चाह रहा हूँ, अभी जो मकसद है इसका वो यही है। ठीक है, ये इतना बेसिक जाहिर है कि ना एग्जाम में पूछा जा सकता है और ना जो है वो कोई मतलब ये सिर्फ समझ लीजिए कि स्टार्ट है कि इससे आपको आपके जहन में ये डेवलप हो जाए अंडरस्टैंडिंग कि इसके रेंज के बढ़ाने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। सर हमें कैसे पता लगे कि हम इसमें से कौन सा वाला लेंगे फाइंड आउट करने के लिए? कहाँ से, कौन सा वाला, किस चीज में? मतलब ये x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कर रहे हैं इसमें हम फर्स्ट वाला लेंगे, सेकंड वाला लेंगे या थर्ड वाला? कब तीनों लेंगे? लिया करेंगे कब लेंगे? जब हम डेटा जब कैलकुलेट कर रहे होंगे देखें अब उसका ये स्टैंडर्ड तो डेविएशन। ये इस तरह से है ना कि आप जो है वो अपनी बात में कितना ज्यादा अपनी बात में कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। जब ये आपके पास छोटी सी रेंज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद जो है वो, आप तीसरा वाला जो है वो जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चले मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ, पहले मुझे तीसरे वाले का बता दें ताकि फिर तीनों चीजें वाज़ेह हो तो फिर मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बता दूं। ठीक है, मैं ये अभी आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि हम 68% कॉन्फिडेंट है या कुछ इसमें से 95? ना कुछ एग्जाम में आएगा ना कुछ होगा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये होती क्या चीज है। ये कैसे एग्जाम में आ जाएगा, ये अब देखिए इसमें है क्या करने के लिए जो एग्जाम में दे दूंगा मैं, ये कोई भी शख्स एग्जाम में दे देगा। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपको ये समझ में आ जाए कि रेंज के बढ़ाने से, यानी कि ये जो आपके पास एस्टिमेशन जब कर रहे हैं तो इससे आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बढ़ रहा है। ये आप ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा वैल्यूज इसमें लाई करेंगी तो पॉपुलेशन जो है उसके मीन को इस रेंज में आने के ज्यादा चांसेस है, ये बताना चाह रहा हूँ। कोई ना ये एग्जाम में दिया जाएगा ना कुछ होगा, समझ में आई ये बात? लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो अभी हम पढ़ेंगे वो पहला जो टॉपिक है हमारा जो इस चैप्टर का है, चैप्टर 8 का नाम पॉइंट एस्टिमेशन नहीं है, चैप्टर 8 का नाम वो है जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन मीन। ये हम बाकायदा पढ़ेंगे और ये निकाला जाता है जी स्कोर के जरिए बाकायदा। ठीक है, तो उसको हम जो है अभी पढ़ेंगे, तो उस वक्त वो क्वेश्चंस होंगे जो आप ये समझ सकते हैं कि एग्जाम में आएंगे या उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। ये इतनी सी चीज़ जो है हो सकता है कि पूछ ली जाए, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत ही आसान पेपर हो जाए और एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए या कोई एक पार्ट ऐसा आ जाए जो हर स्टूडेंट कर ले। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या आएगा, मैं फिर वो उन स्टूडेंट को भी 60.08 कितना 60.08 टू और 67.28। 67.28। अब ये जो है ये इन्होंने पूछा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो देखिए अब आपको खुद सोचना है कि आप क्या करने जा रहे हैं डेटा के मुताबिक। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो यहाँ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपको रेंज बड़ी बतानी पड़ेगी कि आपका जो मीन होगा पॉपुलेशन का वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कहीं हो सकता है। तो फिर आप 99.74% सही होंगे और ऐसा ही होगा, इन्हीं के दरमियान पॉपुलेशन का मीन आएगा जब अगर निकाला जाए। अगर आप 95.44% होंगे तो फिर जो है वो ये रेंज होगी, यानी छोटी रेंज कर देंगे आप, नैरो करेंगे जैसे जैसे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और देखें ये तो बहुत बहुत नैरो कर दिया, फिर उसके बाद आप दुआएं करेंगे कि या अल्लाह वो जो मीन है पॉपुलेशन का वो इसी रेंज में आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि जो है ना वो आपने वो बहुत कम कर दिया है यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो इसके बाहर हो जाए।
तो क्योंकि 68.26% डेटा जो है वो इसके अंदर होता है, लेकिन नॉर्मली इसी के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो है वो अपने जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को कितना पावरफुल बना रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो लफ्ज मैं बार बार जो है कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ, और मैं जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने यूज किया बार बार, या कॉन्फिडेंस लेवल यूज किया है वर्ड। तो ये क्या चीज़ है, इनको बकायदा जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं उसे 99.74% और इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये कोई परसेंटेज होगी, कोई प्रोबेबिलिटी टाइप वैल्यू या कोई इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, तो अब इनकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन। हम अमूमन जो है इसको CI ही लिखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एन इंटरवल of numbers obtained from a point estimate of a parameter। ठीक है, तो देख लीजिए पॉइंट एन इंटरवल ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ ए पैरामीटर। तो देखिए पॉइंट एस्टिमेट था x बार, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट मैंने बताया था कि क्या चीज होती है शुरू में, ये स्टैटिस्टिक्स x बार जो है ये पॉइंट एस्टिमेट है। तो पॉइंट एस्टिमेट के जरिए जो है वो हमारे पास एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल को कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हैं, और ये हमारे पास वो इंटरवल है ये वाले। ठीक है, ये इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है। ये तीनों हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि पैरामीटर के बारे में जो है वो एस्टिमेट बता रहे हैं किसी भी पॉइंट एस्टिमेटर के जरिए। अब इसके बाद दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? द कॉन्फिडेंस we have ये मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों की समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं वरना फिर थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ कि पैरामीटर lies in the confidence interval। ठीक है, क्या है? the confidence we have that the parameter lies in the confidence interval। ठीक है, तो मैंने इसी को तो यही कहा था, हम 99.74% कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो पैरामीटर है यानी कि म्यू वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 99.74% ये हमारा क्या हो गया, ये कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। यहाँ पे ये 95.44% हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पैरामीटर है वो इस इंटरवल में लाई करेगा।
तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने पढ़ा है, जैसे कि अगर सिर्फ इस वाले पोर्शन को देख लें, तो इस वाले पोर्शन में जो ये चीज है 62.48 से लेके 64.88, ये हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और 68.26% जो है ये हमारे पास है कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल को परसेंटेज में जो है यूजुअली लिखा जाता है, इसीलिए हम इसे बाज़ औक़ात जो है प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं कॉन्फिडेंस एस्टिमेट्स, यानी कि इन दोनों को हम यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल, इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, क्योंकि इन दोनों के जरिए हम दरअसल क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है कॉन्फिडेंस। Sir, what is the difference between confidence interval and confidence level? कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल Level. ये लिखा हुआ तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉन्फिडेंस, एक मिनट ये लिख दूं मैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। सर आप एक दफा स्क्रॉल करके फिर दिखा देंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा है और उसमें से लेवल वाला कौन सा है? देखिए ये क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि ये जो होगा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये इंटरवल दिया ना, इंटरवल का मतलब ये तो एक जगह से दूसरी जगह तक, ये इंटरवल हो गया CI, और ये कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे ये बता रहा है कि हम इतने % कॉन्फिडेंट है। तो ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक ऐसे ही है कि द कॉन्फिडेंस वी हैव दैट द पैरामीटर लाइज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी हमारा कॉन्फिडेंस कि जिस ये वो कॉन्फिडेंस कि जिसके जरिए हम ये कहें कि हमारा पैरामीटर जो है वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारा ये कॉन्फिडेंस है 68.26% कि वो जो पैरामीटर है यानी कि पॉपुलेशन का मीन है वो 62.48 से 64.88 के दरमियान होगा या इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है। जाहिर है कि इंटरवल है तो वो एक इंटरवल होगा, वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू की रेंज होगी, और अगर जो है वो अगर वो इंटरवल नहीं है, मतलब अगर परसेंटेज उस तरह से दिया हुआ है, तो वो डेफिनेटली वो हमारे पास जो है कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर पहला काम करेंगे जो हमें अब करना है, जो कि हमारे चैप्टर सर थोड़ा बड़ा लिख लें प्लीज। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या उसमें मोबाइल वगैरह में जो है वो लिख रहे हैं? नहीं सर मैं लैपटॉप पे हूँ, लेकिन वो थोड़ा बड़ा लिख लें। अच्छा फिर भी समझ नहीं आ छोटा, अच्छा अच्छा मैं बड़ा लिखता हूँ। कॉन्फिडेंस, ये बताइए ऑनलाइन जो स्टूडेंट ले रहे हैं आज की क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? नो सर। जी सर आ रहा है समझ। जी सर समझ आ रहा है। अच्छा चलिए अच्छी बात है। फॉर वन सर जब आप इस तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेज से फिर समझ आ जाती हैं चीजें। चलो ठीक है। वन पॉपुलेशन मीन कंडीशन क्या है कि व्हेन, कंडीशन इसकी ये है कि व्हेन सिग्मा इज नोन, जैसे कि इससे पहले भी हमें सिग्मा पता था। जो आपने इससे पहले रूल यूज किया था इसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो ऐसी बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया था। इसमें आप 68.26% कॉन्फिडेंट थे कि आपका मीन जो होगा पॉपुलेशन का वो इस रेंज में लाई करेगा, इस इंटरवल में होगा। 95.44% कॉन्फिडेंट थे कि आपका मीन जो होगा वो इस इंटरवल में होगा, और ये है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए, क्वेश्चन तो इस तरह से होगा ना कि बताइए आप 90% अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप बताइए कि मीन किस इंटरवल में लाई करेगा।
तो फिर तो जाहिर है कि ये सब इस तरह से तो नहीं चलेगा। ये जो आपने जो 1 2 3 रूल यूज किया, इसको 1 2 3 रूल भी कहते हैं, ठीक है, या 68.26 और इस तरह से करके भी कहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर हम जो है यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, उसको बाकायदा ये जो है इसको हम इस प्रोसीजर को 1 मीन जी इंटरवल प्रोसीजर कहते हैं। उस प्रोसीजर को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम अब करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वन पॉपुलेशन मीन। कंडीशन ये है कि सिग्मा हमारे पास नोन है, ठीक है। तो सिग्मा नोन होने की वजह से अब क्या होगा, तो अब इसका जो प्रोसीजर है इसको आप देख लीजिए कि क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। ये अब हमारे पास ये पीछे जो आपको चीजें बताई थी, ये इसके लिए बैकग्राउंड में बनाना चाह रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि ये इंटरवल क्या है, ताकि हम जब एक्चुअल, अब हम क्या कर सकते हैं, आप हर किस्म के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए इंटरवल निकाल सकते हैं। और इसी तरह इसका रिवर्स भी कि हर किस्म के इंटरवल के लिए हम एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बता सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एल्गोरिथम बता रहा हूं, ये है 1 मीन जी इंटरवल वन मीन जी इंटरवल प्रोसीजर। हम इस प्रोसीजर को यूज करेंगे और इस प्रोसीजर को यूज करके हम मालूम कर लेंगे किसी भी कॉन्फिडेंस लेवल का इंटरवल, लेकिन इसके लिए कुछ असम्पशंस होती हैं, ठीक है। पहली असम्पशन, जो हमारे पास सैंपल हो सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए। सेकंड असम्पशन, नॉर्मल पॉपुलेशन हो, यानी कि पूरी पॉपुलेशन ही नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन अगर नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है तो फिर क्या हो कि जो सैंपल हमने लिया हो वो सैंपल क्या होना चाहिए, लार्ज सैंपल होना चाहिए। और जब भी लार्ज सैंपल कहें तो नहीं भी लिखा हो तो आपके जहन में फौरन ये बात आ जानी चाहिए कि लार्ज सैंपल का मतलब है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ये आपके जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। थर्ड असम्पशन जो इसकी होती है वो ये होती है कि सिग्मा नोन हो। सिग्मा एक पैरामीटर है, यानी लेकिन क्योंकि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो जिस पॉपुलेशन की हम एस्टिमेशन कर रहे हो उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले में भी देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता था जब भी हमने रूल लगाया था। अब इसके बाद जो है इसके स्टेप्स हैं कुछ। तो पहला स्टेप इसका देखते हैं क्या है। सर आप कहते हैं कि इसके थ्रू हम कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी उसका जो है मीन ढूंढ सकते हैं ना, किसी भी मीन का कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढ सकते हैं इसके थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल इसके थ्रू। वो जो किसी ने क्वेश्चन भी मुझसे किया था ना, तो वो अब क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा निकालना होगा, वो पूछा था तो मैं उस वक्त बताना नहीं चाह रहा था, जाहिर है कि वो उस वक्त जी। तो अब आपको पता चलेगा अब कौन सा आपको निकालना होगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होगा उसके मुताबिक आपको जो है ये निकालना होगा, ठीक है, इंटरवल। लेकिन उस वक्त मैं आपको बताता तो फिर कुछ मुश्किल हो जाती, तो बहरहाल जिस उसी डोमेन में रहते हुए मैंने कोशिश की थी कि आपको समझा दूं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर ए कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसे हम कहते हैं 1 माइनस अल्फा। यानी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये होता है 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा जो है ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक। ये अल्फा कौन सी प्रोबेबिलिटी है, अल्फा प्रोबेबिलिटी होती है कि जब आप
ये कोई भी वैल्यू होती है जी स्कोर, तो जी स्कोर जब अल्फा होता है तो उसके लेफ्ट साइड पे जो एरिया आता है, यानी कि जब जी अल्फा एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जो एरिया आ रहा होगा वो एरिया अल्फा होगा, नॉर्मल, जिस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में, ठीक है, जिसमें जी होता है और ये आपको पता है कि 0 होता है। तो 1 माइनस अल्फा का मतलब है ये राइट का सारा एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, राइट का सारा एरिया जो है 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा है। फॉर कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा यूज टेबल, या इसे हम कहते हैं जी टेबल। आप लोगों ने टेबल यूज किए थे सबने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में, नहीं भी किए होंगे Yes. तो यस सर। Yes, sir. चलें ठीक है। टू फाइंड जी अल्फा बाई टू, जी अल्फा बाई टू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप देखिए, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे चीज़ों का, अभी तो सिर्फ मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मतलब प्रोसीजर सिर्फ लिखवाने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि अब आपसे कहूँगा कि सारे क्वेश्चन खुद ही करें, ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। अभी सिर्फ मैं आपको प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ कि क्या है ये। द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज फ्रॉम, इस जो है फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स बार, वहां हमने एक्स बार में से 1 म्यू 2 म्यू 3 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लिखते हैं, इसके बजाय अब यहाँ पे होता है एक्स माइनस जी अल्फा बाई 2, यानी कि जो 1 2 3 होता है उसकी जगह जी अल्फा बाई 2 आ जाता है। उसकी रीजन ये है कि उसे 1 2 3 इस वजह से कहते थे कि यहाँ पे ये जो जब आप जो है ये जो वैल्यू होती है ना, ये इस प्रोबेबिलिटी पे जी अल्फा बाई 2 जो होगा वो 1 आएगा, इस प्रोबेबिलिटी पे जी अल्फा बाई 2 जो है वो आएगा 2, इस प्रोबेबिलिटी पे जी अल्फा बाई 2 जो है आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ इन्हीं के लिए थे, तो 1 2 3 इसी वजह से कहते हैं कि 1 2 3 ये जी अल्फा बाई 2 की वैल्यूज होती है। अब ये कोई सी भी वैल्यू आ सकेगी टेबल से यहाँ, और बाकी वही है कि हमारे पास यहाँ क्या होता था, जो एक्स बार होता था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इस एक्स बार का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, हमने पढ़ा है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो ये आ गया। तो ये हमने वो पढ़ा था ना, एक्स बार माइनस 1 सिग्मा एक्स बार, तो ये वही चीज है एक्चुअली, 2 एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। सिग्मा जेड जी अल्फा बाई 2 आप पहले निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है एक्स बार भी आपको पता है कैसे निकाला जाता है। और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप सिंपल ये होगा कि आपके पास जो एक इंटरवल आ जाएगा उसको आप इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट द कॉन्फिडेंस, इंटरवल, ठीक है। अब देखिए ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो प्रोसीजर है ये जनरल प्रोसीजर है, और जो हमने इससे पहले किया था ये एक स्पेसिफिक था या स्पेशलाइज्ड वैल्यूज के लिए था। ये हमारे पास जो है अल्फा, इसके लिए अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू, अगर अल्फा 68.26 ले लें तो जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप देखिएगा कि 1 आएगी। आप में से जिसको टेबल देखना आता है वो इसको जो है वो वेरीफाई करके देख सकता है। इसी तरह से इस पे जब आप देखेंगे तो जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 2 आएगी, और इस पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर
z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैसे आएगी? डायरेक्ट टेबल देखना भी मैं आपको नहीं सिखा रहा, तो वो हम जो है उसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जी टेबल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बल्कि सभी ने देखा होगा, जाहिर है पहला कोर्स जो है सब लोग पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर वो जो है 1 2 3 के अलावा बाकी तो वैसे ही है। बाकी जो अगर आप देखें तो इस वाले को ये जो 1.2 नज़र आ रहा है, ये 1.2 असल में क्या है? ये 1.2 जो है अगर आप देखें तो 1.2 हमने कैसे निकाला था? हमने 1.2 यहाँ निकाला था सिग्मा ओवर रूट एन से। ये सिग्मा एक्स बार था, सिग्मा ओवर रूट एन। तो ये जो 1.2 है ये एक्चुअली सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन है, और ये जो 2 है ये जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। तो ये जो है यहाँ पर सिर्फ हमने कुछ वैल्यूज लेके ये काम किया था। अब हम वो वैल्यूज नहीं ले रहे, हमारे पास एक जनरल प्रोसीजर हमारे पास आ गया। अब इस जनरल प्रोसीजर को हम यूज करेंगे और किसी भी किस्म के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, ये 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ये 90% 1 माइनस अल्फा भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 95 भी, 92 भी, कोई भी परसेंटेज जो है इसमें हो सकती है। आपके पास टेबल मौजूद होगा, टेबल के जरिए निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाह रहे हो मुझसे? सर अगर टेबल रीडिंग ना है तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज आप कहने लगा सकते हैं। अगर क्या नहीं है? टेबल रीड करना प्रॉपर ना है तो आप कहें डायरेक्ट वैल्यूज भी हम लगा नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेबल रीड करना आना चाहिए आपको। नहीं आएगा तो फिर आप सीखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो टेबल तो आपको अब जो है आगे तो टेबल तो रीड करना आना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा ये वाले कोर्स में। और अभी तो जी टेबल है, अभी तो बहुत सारे टेबल आएंगे आपके पास। ठीक है, तो उसके सर बगैर जी। सर सॉरी, ये जी अल्फा ओवर 2 ये हमने कैसे ड्राइव किया और इसकी क्या वैल्यू है? हाँ इसकी वैल्यू जो है उससे निकालते हैं ना। जैसे आप जो जी टेबल होता है, उस जी टेबल में फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपको लेफ्ट कॉलम और ऊपर वाले कॉलम में प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी बीच में जो प्रोबेबिलिटी होती है, उससे लेफ्ट और ऊपर वाले को देखेंगे तो वो आपके पास जो है ओके सर सर ये आपने जो पॉइंट 2 लिखा हुआ उसमें आपने कुछ डेरिवेशन किए लाइक वी डिड बिफोर, तो वो उसमें ये कैसे ड्राइव किया आपने, या कोई ये दिस इज अ स्पेसिफिक फार्मूला? नहीं नहीं, ये तो ये एक्चुअली यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है वो हम 1 माइनस अल्फा के लिए बाकायदा ड्राइव किया है। इसके जरिए ये स्पेशलाइज्ड केस लिखा था मैंने। ये ऊपर वाला जो केस था ये स्पेशलाइज्ड केस था। जैसे जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 3 ली और सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन की जगह 1.2 लिया। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है जो कि बाकायदा ड्राइव्ड है। इसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। जाहिर है कि हम अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के ही स्टूडेंट होते हैं जो उसमें बीएस कर रहे होते हैं, तो उसमें जाहिर है सारी डेरिवेशंस होती हैं। तो हमारे इस कोर्स में जो है डेरिवेशंस नहीं है, इस बुक में भी नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक बुक है वॉलपूल की। सर इसकी डेरिवेशन कहीं से देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके उसमें भी लिखी बुक हुई बता दें सर। है। बुक है वॉलपूल की, और स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपूल। तो सर उसको आप अपलोड क्या कर ग्रुप देंगे में लिख सकते हैं इसका नाम जी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। सर प्लीज अपलोड करने सर एलएमएस पे। जी एलएमएस पे नहीं हो रही वो अपलोड ना, वो 20 MB से साइज बड़े हैं उसके। आप कहीं व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलें तो इंशाल्लाह आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको जो है फर्दर आगे करेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग ये हो गई है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी वालों को भी ढूंढूंगा, अगर उसकी सही तरीके से रिकॉर्डिंग मिल गई तो वो आपको दे दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।